Up till now, we have discussed thermoanalytical techniques which were based on direct analytical methods. Like we were providing heat to the sample and we were measuring what changes are being produced in the sample. Okay. Next, we are moving on to differential techniques, differential analytical techniques. What happens in differential analytical techniques that we compare the results of sample with that of a standard or reference. Okay, so basically we have two basic types of techniques which we are going to discuss: differential thermal analysis and differential scanning calorimetry. मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था उस वक्त भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि जो TGA है और DTG है, बोथ कैन बी परफॉर्म यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, और DTA और DSC दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमें जो इंफॉर्मेशन TGA से मिलती है, ठीक है, उसको हम कपल करते हैं किसी डिफरेंशियल टेक्निक के साथ. ठीक है. किस तरह से करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम TGA परफॉर्म कर रहे हैं तो TGA को हम DTA या DSC दोनों में से किसी के साथ भी कपल करके ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इन वन एक्सपेरिमेंट. ओके. तो डिफरेंट तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टाइम के साथ डेवलप हो रहे हैं, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स के. TGA हमने जैसे कवर किया था कि TGA में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, जस्ट लाइक दैट DTA और DSC के लिए आप सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं. ठीक है. अच्छा, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में क्या हो रहा है, दोनों की हम बात करें, DTA और DSC दोनों की. दोनों केसेस में हमारे पास एक सैंपल है और एक इनर्ट रेफरेंस मटेरियल है. हम दोनों को हीट प्रोवाइड करेंगे और हम ये देखेंगे कि सैंपल में एज कंपेयर टू रेफरेंस क्या चेंज आ रहा है. द रेफरेंस इज योर थर्मली इनर्ट सब्सटेंस, तो वो उसका टेम्परेचर रेज होगा लेकिन उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई रिएक्शन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा. बट सैंपल में आपके कोई ना कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा होगा, और चेंज प्रोड्यूस होने की वजह से दोनों के टेम्परेचर में या दोनों की हीट कैपेसिटी में जो भी चेंजेस आ रहे होंगे हम उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम देखें कि इंस्ट्रूमेंटेशन अगर इसका देखें तो इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों के लिए सेम है. डिफरेंशियल थर्मल एनालाइजर जो है उसके अंदर 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. जिससे पहले हमने TGA कवर किया था उसमें रिलेटिवली लो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सैंपल होल्डर होगा विद बिल्ट इन थर्मोकपल असेंबली. हम इसको यहाँ पे फिगर में भी देखते जाते हैं साथ साथ कि यहाँ पे हमारे पास दो स्लॉट्स हैं सैंपल होल्ड कर, एक में सैंपल होल्ड करेंगे और एक में हमारे पास रेफरेंस होल्ड होगा. ठीक है. सेकेंड थिंग इज फ्लो कंट्रोल सिस्टम. फ्लो कंट्रोल सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब हम सैंपल को हीट करते हैं तो उससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं विच नीड्स टू बी मूव फ्रॉम द सिस्टम. तो फ्लो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए. उसके अलावा जो फर्नेस की एटमॉस्फेयर होती है वो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. सो फ्लो कंट्रोल सिस्टम इज फॉर दैट. द थर्ड थिंग इज फर्नेस असेंबली. फर्नेस असेंबली भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें जो हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं वो जस्ट लाइक TGA इट शुड बी प्रोग्राम विद द टाइम के साथ साथ एक फ्लो में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए. आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड में आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हो गया और सेकंड में आपके पास 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है. सो द टेम्परेचर इंक्रीज शुड बी लीनियर विद द टाइम फैक्टर. ओके. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्री एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर. जो हमारे पास जब हम देखें, अगर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो कि सैंपल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करना भी मुश्किल होता है. बट इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स देन वी शुड बी वेरी विजिलेंट. हमें छोटे से छोटा चेंज भी रिकॉर्ड करना होता है. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ एम्पलीफायर. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज फर्नेस पावर प्रोग्रामर एंड कंट्रोलर. हमारे पास जो फर्नेस है उसमें प्रॉपर हीटिंग एंड कूलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. ऐसा ना हो कि जो हीटिंग और कूलिंग मैकेनिज्म होते हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज वी आर यूजिंग टेम्परेचर, वी आर यूजिंग हीट एनर्जी, इट कैन कॉज सम एक्सीडेंट्स एज वेल. सो
furnace power programmer and controller is for sorry, furnace power programmer and controller is for controlling the temperature to reach to becoming too high. Okay, अच्छा अब हमारे पास जिस तरह से हमारे उसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स थे जो हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रहे थे, जस्ट लाइक दैट हमारे पास डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में भी वही सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. DTA and DSC peaks are also governed by the factors which were affecting the TGA curves. So कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? हीटिंग रेट्स थे हमारे पास, हीटिंग रेट से इफेक्ट हो रहा था, प्लस फर्नेस की एटमॉस्फेयर थी, और उसके अलावा हमारा सैम्पल प्रिपरेशन था. अगेन सैम्पल प्रिपरेशन इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा जो रिलायबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे थर्मल एनालिसिस में वो सैम्पल प्रिपरेशन की वजह से मिलेंगे. जिस तरह से सैम्पल हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमें मल्टीपल टाइम सैम्पल इंडक्ट करना है अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो हम हर दफ़ा सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, हर दफ़ा हम सेम पार्टिकल साइज रखेंगे, हर दफ़ा हम उसको सेम स्टाइल से फिल करेंगे सैम्पल होल्डर को, ताकि हमारे पास वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स की वजह से कम हो. जो भी वेरिएशन आ रही है वो टेम्परेचर या हीट एनर्जी डिपेंडेंट होनी चाहिए इंस्टेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स. ओके, अच्छा अब हमारे पास जो थर्मोग्राम आता है, दैट थर्मोग्राम इज बेसिकली, अगर हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की बात करें, DTA की बात कर रहे हैं, तो थर्मोग्राम हमारे पास टेम्परेचर वर्सेस डिफरेंस इन टेम्परेचर आएगा, और अगर हम DSC की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर वर्सेस डिफरेंस इन एंथैल्पी. ठीक है, अच्छा उसके लिए अगर थर्मोग्राम हम देखें, यहाँ पे हम एक थर्मोग्राम देख लेते हैं. अच्छा, अब जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम को, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आपके पास एक सैंपल होल्डर है और एक रेफरेंस मटेरियल. ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की. जो थर्मली इनर्ट रेफरेंस मटेरियल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कोई वेट चेंज नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा जो आपका सैंपल है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर आप रेस करेंगे उसमें कोई ना कोई चेंज ऑब्जर्व होगा. अब वो चेंज फिजिकल चेंज भी हो सकता है, लाइक मेल्टिंग हो सकती है, फ्यूजन हो सकती है, और वो कोई केमिकल चेंज भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस. ठीक है, अच्छा अब अगर हम जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो पीक की शेप और साइज होती है उससे हमें सैंपल की नेचर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. कि अगर आपके पास शार्प पीक्स आ रही हैं और शार्प एंडोथर्मिक पीक्स आ रही हैं, तो शार्प एंडोथर्मिक पीक्स जो हैं वो आमतौर पे फिजिकल प्रोसेसेस को इंडिकेट करती हैं. फॉर एग्जांपल वहाँ पे या तो क्रिस्टलाइजेशन हो रही होगी या वहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होगा, तो फिजिकल चेंजेस वहाँ पे हो रहे होंगे. ठीक है, और अगर जो है वो जो पीक एंडोथर्मिक पीक जो है वो आपकी ब्रॉड है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक शार्प पीक है. जब पीक डिप करेगी दैट इज बेसिकली एंडोथर्मिक पीक, और जब आपके पास पीक जो है वो आपकी तरफ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अच्छा पीक अगर शार्प है यानी कि पॉइंटेड है तो वो इंडिकेट करेगा कि आपके पास मोस्टली क्रिस्टलाइजेशन हो रही है या फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, और अगर पीक जो है वो ब्रॉड है लाइक दिस वन, तो देयर माइट बी डिहाइड्रेशन रिएक्शंस. ठीक है, अच्छा फिजिकल चेंजेस जो हैं वो आमतौर पे एंडोथर्मिक कर्व्स से इंडिकेट होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो आपको बेसिकली DSC या DTA के थ्रू आपको रिएक्शन के एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होने के बारे में पता चलता है, प्लस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट उसके अंदर रिलीज हुई. दैट गिव्स यू डिटेल अबाउट that gives you the detail about the different heat parameters of the reaction. Okay, अच्छा अब हम जब बात कर रहे हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास हमने उसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए, लेकिन कंपोनेंट्स के अलावा जब आप DTA और DSC को कंपेयर करते हैं तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है
देखिए DTA में हमारे पास हमें सिर्फ टेम्परेचर रिकॉर्ड करना होता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज थर्मामीटर हो तो दैट इज इनफ। लेकिन जब हमें उसी इंस्ट्रूमेंट को DSC के लिए यूज़ करना होता है तो DSC में हमें हीट एनर्जी को मेजर करना होता है। हीट एनर्जी को मेजर करने के दो तरीके हैं हमारे पास, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी दो तरह के अवेलेबल होते हैं। तो DSCs हमारे पास दो तरह के हैं, हीट फ्लक्स DSCs एंड पावर कंपेंसेशन DSC। पावर कंपेंसेशन DSC पहले डेवलप किया गया था एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड चॉइस। और हीट फ्लक्स DSC जो है वो उसके बाद डेवलप किए गए थे। और हीट फ्लक्स DSC जो है वो उसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस को मेजर करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द पावर कंपेंसेशन DSC, ठीक है, क्योंकि उसमें हम हीट एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सो दैट बेसिकली चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग, कि उसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो हीट फ्लक्स DSC में क्योंकि हम डायरेक्टली हीट एनर्जी को ही मेजर कर रहे होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करना ज़्यादा आसान होता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी मेथडोलॉजी क्या है कि पावर कंपनसेशन DSC में ये होता है कि हम जब सैंपल और रेफरेंस दोनों को हीट एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से उसमें टेम्परेचर चेंजेस आते हैं। पावर कंपनसेशन DSC का इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इट ट्राइज टू स्टॉप दोज चेंजेस, ठीक है। किस तरह से स्टॉप करने की कोशिश करेगा उसका अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टेम्परेचर या हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से किसी सैंपल में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, और क्रिस्टलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया कि वो एंडोथर्मिक इन नेचर है। एंडोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि सैंपल का जो टेम्परेचर है दैट इज गोइंग टू ड्रॉप। अब पावर कंपनसेशन DSC क्या करेगा कि वो पावर के थ्रू उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वो कोशिश करेगा कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। अच्छा, अब उसका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो और कितनी पावर इसमें लग रही है दैट विल गिव अस कि क्रिस्टलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए हमें कितनी पावर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि क्रिस्टलाइजेशन को इटसेल्फ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जिसको काउंटर करने के लिए जैसे हमारे पास एवरी रिएक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना, इसमें उसको इस रूल को उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है कि पावर कंपनसेशन किसी भी एक्शन को स्टॉप करने के लिए वो इक्वल पावर लगाएंगे, दैट इक्वल पावर इज गोइंग टू गिव अस अ वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज, जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पावर कंपेंसेशन DSC में तो आपको इस तरह से एनर्जी कैलकुलेट हो रही है। हीट फ्लक्स DSC में आपके पास क्या हो रहा है कि हीट फ्लक्स DSC में हमारे पास जो सैंपल और रेफरेंस मटेरियल है दोज आर कनेक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके पास सैंपल और रेफरेंस मटेरियल है ये एक थर्मोकपल के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। थर्मोकपल से कनेक्टेड होने से इनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि जब हम टेम्परेचर देना शुरू करते हैं और रेफरेंस और सैंपल के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, whenever there is a difference in temperature heat transfer takes place, ठीक है। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज कॉल्ड एज हीट फ्लक्स। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को जब हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और सैंपल में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो सैंपल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सैंपल क्या करेगा, अपनी हीट जो है वो रेफरेंस को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। जब हीट ट्रांसफर होगा वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड हाउ मच हीट वाज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो ये जो ट्रांसफर है हीट फ्लक्स है इसको हम मेजर करके फाइंड आउट करेंगे कि कितनी एनर्जी इसमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका मेन फिनोमेना सेम रहेगा, सिर्फ हमारे पास रिकॉर्डर में चेंजेस आएंगे इन केस ऑफ हीट फ्लक्स DSC एंड पावर कंपनसेशन DSC एंड DTA, ओके। Okay, so what type of reference do we normally use in DTA and DSC? We mostly use alumina or alpha alumina, और उसके अलावा कैसल गर्ड is an important रेफरेंस मटेरियल। अल्फा एल्यूमिना को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने से पहले हमें इसको इंश्योर करना होता है कि इट शुड बी ऑफ एनालिटिकल रिएजेंट क्वालिटी। उसके अलावा इट हैज़ टू बी रिकैल्साइंड
and stored over magnesium perchlorate in a desiccator. ठीक है, इसकी स्टोरेज का भी हमें ख्याल रखना होगा, उसकी हमें ऐसे करके उसकी प्योरिटी भी कंफर्म करनी होगी। ठीक है, और उसके अलावा कैसलगर जो है वो अनदर हमारे पास रेफरेंस मटेरियल है, और वो कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सैंपल है दैट इज़ ऑफ फाइब्रस नेचर। अगर हमारे पास जो सैंपल है अगर वो पाउडर नेचर का है देन वी कैन यूज़ द अल्फा एल्यूमिना, और अगर हमारे पास फाइब्रस नेचर का सैंपल मौजूद है देन वी कैन यूज़ कैसलगर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि टीटी और डीएससी की हमारे पास क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो टीटी और डीएससी की है कि weight changes monitored by thermogravmetry mostly involve the absorption or release of energy, so they can both be used by DSC or DTA. Okay, so जो हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स का एडवांटेज है वो क्या है कि हम प्रोडक्ट प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग DTA DSC, एंड वी कैन confirm the identification of optical isomers, polymorphism and eutectic formation. ठीक है, उसके अलावा फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशियल थर्मल मेथड्स। और अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो इन केस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, नैनो मेडिसिन आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं हर जगह। सो नैनो पार्टिकल्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टराइज्ड यूजिंग द DSC टेक्निक। ठीक है, टीजी और डीएससी को कपल करके उसका बहुत अच्छा एनालिसिस हो सकता है नैनो पार्टिकल्स का। उसके अलावा जो मिक्स्ड क्लेज हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं thermal stabilities of inorganic compounds, and also to confirm the extent of a reaction, कि आप रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कि उसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो गई है या स्टिल उसके अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट हैं। ओके, उसके अलावा जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हैं, फिजिकल चेंजेस जितने भी किसी रिएक्शन में हो रहे होते हैं उस सब को आप मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग द थर्मो एनालिटिकल मेथड्स। The last we have thermometric titrations. Thermometric titrations बहुत सिंपल टाइप की titrations हैं। इसमें रेगुलर जिस तरह से हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसी तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट इसमें इंडिकेटर क्या यूज़ हो रहा होता है कि इंडिकेटर के बजाय आप सैंपल का कंटिन्यूसली टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट आप ऐड करते हैं उसके साथ साथ आप जो कॉनिकल फ्लास्क में आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसका आप टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। जैसे ही उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज आता है दैट इंडिकेट्स के रिएक्शन उसमें हुआ है। ठीक है, रिएक्शन आप उसमें ड्रॉप भी हो सकता सॉरी टेम्परेचर उसमें ड्रॉप भी हो सकता है और टेम्परेचर उसमें इंक्रीज भी हो सकता है। दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन बीइंग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है उसको आप देख सकते हैं। Here you have फॉर एग्जाम्पल 1 ml जब हमने टाइट्रेंट ऐड किया तो टेम्परेचर जो चेंज है वो कितना हुआ +0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज है वो बहुत माइनर है। सो आवर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी वेरी सेंसिटिव इन नेचर। तो इसमें आप जितनी भी आपके पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस हैं, आयन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या टाइट्रेशन के अलावा भी अगर आप किसी रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं टेम्परेचर चेंजेस को तो आप इजीली कर सकते हैं। करना क्या होता है कि पहले हम एक स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं कि जितना जितना हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं उससे एक्चुअल टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है। फिर जब हमें ये पता चल जाता है कि टेम्परेचर चेंज किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का कितना है देन वी परफॉर्म द टाइट्रेशन, और जैसे ही हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज पे पहुंचते हैं वी स्टॉप द टाइट्रेशन प्रोसेस और उसको कंपैरिजन के थ्रू हम एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम थर्मो एनालिटिकल मेथड्स। थर्मो एनालिटिकल मेथड्स में आपने जो जितनी भी टेक्निक्स डिस्कस की हैं उनको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं जो इंडियन राइटर की बुक मैंने आपको अपलोड करके दी है। प्लस इफ़ समवन हैज़ वोगल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस 6th एडिशन तो उसमें भी आप चैप्टर 12 को इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ये मैं भी LMS पे अपलोड कर दूँगी, तो आप इससे भी DSC के अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए हैं
उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की आपको एटलीस्ट ब्लॉक डायग्राम बनानी आनी चाहिए। आपको प्रोसेस फ्लो के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन सा कंपोनेंट मौजूद है और उस कंपोनेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, जब हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि आपने इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। ओके, थैंक यू क्लास।